हाउ आर यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को। और जैसा कि मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एम लक्ष्मीकांत जो सर हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन इसकी इंडियन पॉलिटी की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके, वेदर इट इज़ एट द सेंट्रल लेवल दैट इज़ यूपीएससी और एट द वेरियस स्टेट लेवल दैट इज़ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। हम ऑलरेडी इस बुक के अराउंड 1 to 13 चैप्टर देख चुके हैं, जो कि आप इस चैनल पर देख सकते हैं, आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अराउंड 35 के समथिंग लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, जो आप रिफ़र कर सकते हैं। और करेंटली हमारा जो चैप्टर गोइंग ऑन है वो है चैप्टर 14, जिसका टाइटल है फेडरल सिस्टम। ऑलराइट, देखिए फेडरल सिस्टम पे भी हम ऑलरेडी 1 to 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने देखा था कि व्हाट इज़ द फेडरल सिस्टम। कि भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्लासीफाई किया था गवर्नमेंट को इनटू अ यूनिटरी एंड द फेडरल। किस बेस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट, दैट इज़ इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज़ द यूनिटरी मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। किन किन कंट्रीज़ के अंदर ये यूनिटरी मॉडल देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, जहाँ पे क्या होती है यूनियन गवर्नमेंट दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल द मोर पावरफुल, ऑल द मोर पावरफुल। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको चाहे तो वो क्या कर सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू यूनियन गवर्नमेंट्स विल, नॉट क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैन बी सीन बिटवीन द union and the state in case of a unitary model which can be seen in the Britain, France, Japan and China। इसके बाद हमने देखा था फेडरल मॉडल, जो कि वेरियस स्टेट के अंदर देखने को मिलता था। वो स्टेट की हमने बात की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, देन रशिया। यहाँ हमने क्या देखा था, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है वेरियस स्टेट पे। जैसे कि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि यूएसए के अंदर एक यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा टोटल अराउंड 50 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि इनिशियली हमें पता है कितने थे, 13 कॉलोनीज़ थी। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है अराउंड 1765 के समथिंग, तब 13 थी। प्रेजेंटली हमें 15 स्टेट देखने को मिलते हैं यूएसए के अंदर। और ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है फेडरल मॉडल का, जहाँ पे स्टेट एज वेल एज यूनियन दोनों के पास क्या होता है, इक्वल पावर देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने देखा था कि टर्म्स ऑफ फेडरेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फेडर, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट और ट्रीटी, जो कि यूएसए के अंदर हमको मोस्ट फेवर एग्जांपल देखने को मिलता है, जहाँ पे स्टेट जो है ना, दिस 50 स्टेट कैम टुगेदर और इनिशियली द 13 स्टेट कैम टुगेदर एंड साइन अ एग्रीमेंट, जिसके अंदर क्या था कि ये सभी स्टेट एक साथ आएंगे और एक फेडरल स्टेट बनाएंगे, जिसको बोला जाएगा यूएसए। जहाँ पे स्टेट क्या होंगे, पावरफुल होंगे, एज वेल एज सेंटर भी उतना ही पावरफुल होगा। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद ग्रेजुअली हम आगे बढ़े थे, जहाँ हमने देखे थे कुछ फीचर्स जो कि किसके होते हैं, फेडरल सिस्टम के। जिन फीचर्स की हमने बात की थी वो थे हमारे फीचर्स के अंदर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए कुछ फीचर्स की हमने बात की थी जो कि थे फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम रिकैप कर रहे हैं यहाँ इन शॉर्ट के अंदर। फर्स्ट हमने देखी थी ड्यूअल पॉलिटी, यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट होती है और डिफरेंट स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट देखने को मिलती है। इसे हमने देखा था ड्यूअल पॉलिटी के अंदर। देन हमने देखा था रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की थी हमने, कि बोथ आर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फीचर्स माना जाता है किसका, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस का। देख ग्रेजुअली हमने बात की थी डिवीज़न ऑफ पावर की, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन होम, बिटवीन द 2 government, that is center union government at the central level and the state government at the various state level। then हमने बात की थी supremacy of the constitutions। तो फेडरल गवर्नमेंट्स के अंदर क्या होता है और फेडरल मॉडल के अंदर क्या होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस देखने को मिलती है। इसके बाद ग्रेजुअली हमने बात की थी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पता है हमें यूएसए के अंदर एज वेल एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमें देखने को मिलती है ये चीज़ें। और इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, जिसको हम बोलते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that is highest court of appeal in case of India, that is Supreme Court, and in case of USA that is Federal Court, जो कि क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसीलिए फेडरल कंट्रीज़ के अंदर और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर फेडरल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर
वहीं हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है ना। अनलाइक ब्रिटेन की बात करते हैं, वहाँ पे हमें पार्लियामेंट सुप्रीम देखने को मिलती है। वहाँ पे क्या कर सकती है, पार्लियामेंट कोई भी लॉ को चेंज कर सकती है ना। इसीलिए द फेमस हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जिनका नाम है डी लोलमे, इन्होंने क्या कहा था कि द ब्रिटेन पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट कन्वर्टिंग मैन इनटू वुमेन एंड वुमेन इनटू मैन। इसका मतलब क्या होता है, ब्रिटेन पार्लियामेंट जो है ना ऑल द मोर पावरफुल है। इवन जुडिशरी ऑफ द ब्रिटेन कैन नॉट चेंज द जजमेंट पास बाय द नॉट जजमेंट बट लॉज पास बाय द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। तो वहाँ पे हमको सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट देखने को मिलती है, बट इन केस ऑफ यूएसए इंडिया हमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है, जो एक क्या है फेडरल फीचर्स माना जाता है। इसके बाद ग्रेजुअली हमने देखा था रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस। या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो स्टेट की भी परमिशन रिक्वायर होती है। ये चीज़ें हमने देखी थी मेजोरिटी के अंदर। स्पेशल मेजोरिटी का थर्ड फ्लेवर देखा था, जहाँ पे क्या होता है कोई भी ऐसा लॉ जो फेडरल फीचर्स को चेंज करता है। और फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न होते हैं तो उनको अगर अमेंड करना है तो उसके लिए स्टेट की परमिशन, इन केस ऑफ इंडिया मोर देन 50% स्टेट जो हैं उनकी परमिशन बाय द सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर होती है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस का बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्लियर। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटेन एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। इसके बाद हमने देखी थी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर क्या बात की थी हमने कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, नीचे लोअर कोर्ट्स हो गया, इनको क्या करता है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। इंडिपेंडेंस के लिए हमने देखे थे कि भाई यहाँ पे जजेस जो होते हैं, इन केस ऑफ इंडिया हम जानते हैं जजेस आर अपॉइंटेड बाय देमसेल्फ बाय द प्रोसेस हो गया कोलेजियम, जो कि क्या देखने को मिलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं एट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लेवल। इसके अलावा हमने बात की थी इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलता है। अभी जजेस जो हैं उनके अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, उनके टेन्योर्स की बात करते हैं, उनके सैलरीज़ की बात करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या फिक्स करता है कॉन्स्टिट्यूशंस, और यही चीज़ें क्या इंश्योर करती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन केस ऑफ यूएसए एज वेल एज इन केस ऑफ इंडिया। इसके बाद हमने ग्रेजुअली बात की थी बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या था कि भाई 2 हाउसेस, बाई का मतलब 2, कैमरलिज्म का मतलब हाउसेस, तो 2 हाउसेस इंडिया के अंदर देखने को मिलता है यूनियन लेवल पे। हमारे यहाँ लोकसभा भी देखने को मिलती है और स्टेट लेवल पर और राज्यसभा भी देखने को मिलती है, 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके अंदर क्या देखने को मिलती है, सेम चीज़ें बाइकैमरलिज्म देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें भाई कर्नाटका हो गया है ना, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पे बात करें हम लोग नॉर्थ साइड तो यूपी बिहार हो गया, फिर ईस्टर्न साइड बात करें और साउथ ईस्टर्न साइड बात करें तो आंध्र प्रदेश हो गया एंड देन तेलंगाना हो गया। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हमको क्या है बाइकैमरलिज्म देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखने को मिलती है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। और बाइकैमरलिज्म हमारे सेंटर पे तो हमें देखने को मिलता ही है, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, क्लियर। तो ये कुछ हमने डिस्कस किए थे जो कि फेडरल फीचर्स थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको ग्रेट डिटेल में हमने डिस्कस किया था। देन ग्रेजुअली हम बढ़े थे कुछ यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए हमने पूरा एक लेक्चर डेडिकेट किया था जो कि आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। फर्स्टली हमने बात की थी यूनिटरी फीचर्स के अंदर क्या होता है कि भाई सेंटर जो होता है ऑल द मोर पावरफुल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं देखने को मिलता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सारी पावर जो कॉन्सेंट्रेटेड होती है किसके पास, सेंटर के पास ही देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग सेंटर की, इन केस ऑफ इंडिया भी देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि मैनी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं एक टाइप ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज को बताते हैं। जैसे कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस इमरजेंसी, इसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करना है या राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कोई रिजोल्यूशन पास करती है तो वो पावर किसके पास चली जाती है, स्टेट की पावर भी सेंटर के पास चली जाती है इन सिचुएशंस के अंदर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने बात की थी स्टेट आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब हमारे इंडिया के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई इंडिया जो है ना यूनियन फिक्स है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन देखने को मिलता है। जबकि जो छोटे छोटे स्टेट है 1 2 3 4 अगर एग्जांपल से देखें तो स्टेट आर डिस्ट्रक्टिबल। तो इन केस ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं कि स्टेटों को तोड़ा जा सकता है, उनकी बाउंड्रीज, एरिया, नाम, ये सारी चेंज की जा सकती है, बढ़ाई घटाई जा सकती है, बट यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम इन केस ऑफ इंडिया हमने देखा था इसको बोला जाता है
इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, बट इन केस ऑफ यूएसए क्या बोला जाता है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। वहाँ के स्टेट को भी बिना स्टेट की परमिशन के तोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि जबकि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है विदाउट द परमिशन और विदाउट द कंसेंशन ऑफ द वेरियस स्टेट को डिस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके बाद हमने बात की थी सिंगल सिटीजनशिप की, कि भाई इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। और जनरली जो भी यूनिटरी फीचर्स और यूनिटरी मॉडल फॉलो करने वाले स्टेट होते हैं, यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है इन केस ऑफ ब्रिटेन। क्योंकि फेडरल में ड्यूअल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, पर एक फीचर्स देखने को मिलता है, यूनिटरी फीचर्स, जिसको बोला जाता है सिंगल सिटीजनशिप। फिर हमने ग्रेजुअली बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसके अंदर हमने बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या माना जाता है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस माना जाता है, जिसको क्या किया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं है, दोनों का मिश्रण है। बट यूनिटरी फीचर्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजोरिटी के थ्रू मेजोरिटी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज। जैसे कि हम बात करें ब्रिटेन के अंदर क्या है, मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज किया जा सकता है बाय यूजिंग सिंपल मेजोरिटी। तो यूनिटरी फीचर्स ये भी एक देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ग्रेजुअली हमने बात की थी नो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशंस, यहाँ पे स्टेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है मोर पावरफुल होती है। देन इमरजेंसी प्रोविज़न, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी। देन फाइनेंस इमरजेंसी, जो कि क्या करती है, सेंटर को ऑल द मोर पावरफुल बना देती है, स्टेट की पावर छीन ली जाती है इसके थ्रू। देन सिंगल सिटीजनशिप देख चुके हैं हम ऑलरेडी। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, हमारे यहाँ पे बात करें हम इन केस ऑफ इंडिया हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन नीचे लोअर कोर्ट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर अदर पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड कोर्ट जैसे कि फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट, सो ऑन एंड सो फॉर देखने को मिलता है। तो ये पूरी इंटीग्रेशन देखने को मिलता है जुडिशियल लेवल पे। देन हमने देखी थी ऑल इंडियन सर्विसेज, दैट इज़ 3 सर्विसेज देखने को मिलती है इन केस ऑफ इंडिया। सेंटर की अपनी सर्विसेज हैं जिनको सेंट्रल सर्विसेज बोला जाता है, स्टेट की हर एक स्टेट की अपनी सर्विसेज जिनको स्टेट सर्विसेज बोला जाता है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए एक सर्विसेज है जिसको बोला जाता है ऑल इंडियन सर्विसेज। इनके अंदर 3 सर्विसेज हमें देखने को मिलती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज़ IAS, देन इंडियन पुलिस सर्विस IPS, देन IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जंगलों की सर्विसेज। कुछ ऑल इंडियन सर्विसेज देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं क्या है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बताती है। क्योंकि ऑल इंडियन सर्विसेज के जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है सेंटर के द्वारा, पर उनका डिप्लॉय किया जाता है स्टेट के अंदर। कहीं ना कहीं सेंटर की चीज़ें फॉलो करते हैं, सेंटर के रहनुमा की तरह काम करते हैं। ये चीज़ें देखी थी। फिर ग्रेजुअली हम बढ़े थे इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, केक की बात की थी हमने। केक क्या कर सकता है, भले सेंटर की अथॉरिटी है पर स्टेट गवर्नमेंट हो गया, अगर सलाह दी जाए गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा तो लोकल गवर्नमेंट हो गया, इनके भी अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिली। इसके बाद हमने बात की थी पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर द स्टेट लिस्ट देखने को मिलती है हमको कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर, जब राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन पास करती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये चीज़ें हो सकती है, कोई इंटरनेशनल लॉ क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो भी क्या कर सकता है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर इंटरफेयर कर सकती है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स की बात करते हैं। हमने देखी थी वे गवर्नर के अपॉइंटमेंट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टाइटुलर हेड, और करता कौन है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और उनकी कैबिनेट करती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, ये करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो गवर्नर है वो स्टेट के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ क्या करते हैं, जनरली अपोजिशंस की गवर्नमेंट जिन जिन स्टेट में होती है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी की बात की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट कराते हो। स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। देन हमने लास्ट में बात की थी वीटो ओवर द स्टेट बिल, जो कि गवर्नर के हाथ में होती है अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। तो हमने क्या किया, एक ब्रीफ थोड़ा डिटेल्स के अंदर ओवरव्यू लिया लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जो देखा था। अब हम देखेंगे आज का टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका टाइटल है क्रिटिकल इवोल्यूशंस ऑफ द फेडरल सिस्टम। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ फेडरल सिस्टम, जैसा कि हमें पता है इंडिया के अंदर मैक्सिमम हम बोल सकते हैं, और यूएसए के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे क्या होती है, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लेवल पे और स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है स्टेट लेवल पे। अब इस फेडरल सिस्टम के कुछ क्रिटिक्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग ऑथर है, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, जिन्होंने क्या किया है, इस जो फेडरल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया है।
जैसे कि हम बात करें, हमारी बात करें, इंडिया की बात करें हम, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमें पता है हमारा जो ये ट्रेडिशन है फेडरल सिस्टम का, वो हमने कहाँ से, कहीं ना कहीं यूएसए से डिराइव किया है, और स्विट्ज़रलैंड के भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने लिए, और ऑस्ट्रेलिया के भी क्या हैं कुछ कॉन्सेप्ट हमने लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, और हमारा सिस्टम हमें क्या बनाया, फेडरल सिस्टम बनाया। बट हम जानते हैं फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बहुत से ऐसे क्या है यूनिटरी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि भाई इमरजेंसी प्रोविज़न है, राज्यसभा अगर स्पेशल मेजोरिटी से कोई रेजोल्यूशन पास करती है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट हो गए हैं, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं राज्यसभा से, है ना। इसके अलावा कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ है या इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट के अंदर या स्टेट सब्जेक्ट के अंदर 7 शेड्यूल्स के अंदर जो 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, 3 लिस्ट देखने को मिलती है हमें, तो स्टेट लिस्ट में भी एनक्रोच कर सकती है यूनियन गवर्नमेंट। यानी यूनिटरी बायस देखने को मिलती है हमारे अंदर, इंडिया के अंदर, ऑन द फेवर ऑफ सेंटर। इवन दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल सिस्टम और फेडरल मॉडल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, बट हमारे यहाँ देखने को मिलती है सेंट्रल टेंडेंसी सेंटर के फेवर में, कुछ सिचुएशंस जो हमने देखी। तो इसीलिए क्या करते हैं, केसी वेयर वो क्रिटिसाइज़ करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या बोलते हैं, वो बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्वाजी फेडरल है। क्या है, क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब क्या होता है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, मोस्टली जनरल सर्कमस्टांसेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फेडरल रहता है, बट कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर क्या हो जाता है, वो यूनिटरी हो जाता है। तो यानी यूनिटरी और फेडरल दोनों टाइप का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, और इसीलिए क्या बोलते हैं, केसी वेयर की नज़रों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, एक टाइप का क्वाजी फेडरल है, यानी कि दोनों फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हमने देखे हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हम बात करें दूसरे जो ऑथर हैं उनका, जैसे कि ये के संथानम, एक्सपर्ट हैं के संथानम, इनका क्या कहना है, इन्होंने 2 फैक्टरों की बात की है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द यूनिटरी बायस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 फैक्टर की बात की है कि भाई ये जो 2 फैक्टर है वो कहीं ना कहीं क्या है, यूनिटरी बायस बताते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो फर्स्ट फैक्टर हमें देखने को मिलता है कि द डोमिनेंस ऑफ द सेंटर इन द फाइनेंशियल स्फीयर एंड द डिपेंडेंसी ऑफ द स्टेट अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि भाई पहली चीज़ है फाइनेंस में क्या देखने को मिलता है, सेंटर जो है वो कहीं, सेंटर के ऊपर कहीं ना कहीं स्टेट जो है उनकी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा इमरजेंस ऑफ द पावर फ्यूल हो गया, आर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशंस, है ना। डेवलपमेंट के लिए पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी हमको देखने को मिलता है नीति आयोग। तो एक तो ये फाइनेंशियल मैटर में, दूसरा है प्लानिंग कमीशन जो जिसके थ्रू क्या करेंगे, वेरियस डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है सिंस 1950 से लेकर 2012 तक, अराउंड 12th 5 ईयर प्लान आए थे। तो इन 5 ईयर प्लान ने क्या किया, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को इंक्रीज़ किया, और ये फाइनेंशियल मैटर में तो हम जानते हैं स्टेट जो है ना और मोर डिपेंडेंट हो गया ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ 2 रीज़न बताए जाते हैं के संथानम के द्वारा, जो क्या बताते हैं, कहीं ना कहीं सेंट्रल की ओर बायसनेस बताते हैं, जबकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा फिर भी सेंट्रल बायसनेस देखने को मिलती है इन 2 रीज़न के द्वारा, और ये बताया गया के संथानम, इनका ऐसा मानना है। इसके अलावा हम जानते हैं देयर आर द अदर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो गया जो कि क्या है, एग्री नहीं है विद द अबव डिस्क्रिप्शंस। यानी केसी वेयर का जो कहना है क्वाज़ी फेडरल, के संथानम का कहना है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, अगेन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी रखता है। तो इन चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे बहुत से ऑथर हैं। जैसे कि हम बात करें पॉल एप्लाईबी, इनका क्या कहना है, तो इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैरेक्टराइज़ किया है और कहा है कि ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो क्या है, एक्सट्रीमली फेडरल है। इसके अलावा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पॉल एप्लाइज, इन्होंने क्या कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एक्सट्रीमली फेडरल। इसके अलावा हम बात करें मॉरिस जॉनसन, तो मॉरिस जॉनसन का क्या कहना है, तो उन्होंने जो टर्म दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो दिया है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। मतलब फेडरलिज्म तो है पर बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट्स के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, बट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर के लिए, रिवेन्यूज़ के लिए और हर मैटर के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, यूनियन गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करनी पड़ती है, उनसे मांगनी पड़ती है चीज़ें। इसी को बोला जाता है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो भाई मॉरिस जॉन से उनका कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। इसके अलावा आइवोरी जेनिंग की बात करें तो आइवोरी जेनिंग्स का क्या कहना है कि उन्होंने डिस्क्राइब किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ फेडरेशन विद इन अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, जो कि बेस्ट डिस्क्रिप्शन है कि भाई फेडरेशन है विद इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। फेडरेशन तो देखने को मिलता है पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग
सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कौन कहते हैं? आइवोरी जेनिंग कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इज मेनली फेडरल हो गया विद द यूनिक सेफगार्ड हो गया फॉर द एनफोर्सिंग द नेशनल यूनिटी एंड द ग्रोथ। तो यही कहते हैं आइवोरी जेनिंग का कहना है कि भाई नेशनल यूनिटी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं क्या है, कुछ सेंट्रल फीचर्स देखने को मिलते हैं, यूनियन फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि यूनियन गवर्नमेंट को क्या बनाते हैं, थोड़े पावरफुल बनाते हैं। इसके अलावा और कुछ बात करें हम तो भाई कुछ और ऑथर हैं, कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि बात करें हम एलेक्जेंड्रोविच का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है इस केस हो गया स्वी जनरिस, यानी कि यूनिक इन द कैरेक्टर्स। उन्होंने क्या कहा था? स्वी जनरिस मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो अपने आप में क्या एक यूनिक है, जो कि फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स रखता है अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं यूनिटरी बन जाता है, पर जनरली फेडरल रहता है। तो यूनिक इन कैरेक्टर्स बताया गया है किसके द्वारा? एलेक्जेंड्रोविच के द्वारा। इसके अलावा हम बात करें तो एक ऑस्टिन है, ग्रैनविल ऑस्टिन्स की बात करें हम, ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है कि भाई एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हो गया। ये थे ग्रैनविल ऑस्टिन, कौन थे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। इन्होंने क्या कहा है कि भाई इंडियन फेडरलिज्म जो है ना एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का क्या कहना है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि कोऑपरेशंस की बात करता है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट हो गया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में कोऑपरेशंस के थ्रू ये फेडरलिज्म फ्लरिश हो रहा है। तो ये कहना है किनका? ग्रैनविल ऑस्टिन का। क्लियर। इसके बाद हम बात करें तो ये कुछ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, जिन्होंने क्या किया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स किए। इसके अलावा हम बात करें हमारे खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, जिनको हम जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनका क्या कहना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना उन्होंने बहुत से ऐसे रिमार्क किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर। जैसे कि हम बात करें, उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना इन मच हो गया एज इट एस्टेब्लिश द ड्यूअल पॉलिटी, कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूअल पॉलिटी की बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 लेवल की गवर्नमेंट्स की बात करता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि द यूनियन जो है इज़ नॉट अ लीग ऑफ स्टेट हो गया, यूनाइटेड इन द, इसका मतलब क्या है, बोथ द स्टेट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ डिराइव देयर रिस्पेक्टिव पावर हो गया फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस। और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना अवॉइड करता है टाइट हो गया मोल्ड ऑफ द फेडरेशन एंड कुड बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज द फेडरल इन इट सेंस। यानी भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी रिस्पेक्टिव पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी रिस्पेक्टिव पावर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस बताता है। ऑलराइट, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देखने को मिलता है, बोथ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के बीच का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिसको केशी वेन ने बेस्टली डिस्क्राइब किया है, जिसको बोला गया है क्वाज़ाई फेडरल। मोस्टली सर्कमस्टांसेस में फेडरल रहता है, कुछ एक्सेप्शनल और इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे क्या बन जाता है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस बन जाता है। ये भीमराव अम्बेडकर का कहना है। इसके अलावा हम बात करें कुछ और क्रिटिसिजम्स की, तो क्या बात कीजिए कि तो भाई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म जो है ना इज़ दैट द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज़ पैट्रोनाइज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, नॉट बाय एनी लॉ हो गया टू बी मेड बाय द सेंटर हो गया बट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब बेसिक प्रिंसिपल फेडरल्स का मतलब फेडरल सिस्टम का क्या माना जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी लेजिस्लेटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव है, सेम स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि कोई लॉ से जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये लॉ को पास करना होगा और पावर शेयर करना होगा बिटवीन द स्टेट्स या अमॉन्ग द स्टेट, तो वो क्या करेगी, अपने फेवर में काम करेगी। बट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर अगर पावर शेयरिंग लिखी होगी तो वो बेस्ट क्या है, फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, बोमई केस, SR बोमई केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, देखने को मिलता है 1994 के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, उन्होंने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एज अ फेडरल एंड द कैरेक्टराइज हो गया, फेडरलिज्म हो गया एज अ बेसिक स्ट्रक्चर्स और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो SR बोमई केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें क्लियर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा हम जानते हैं द स्टेट जो है द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंट, दे आर नॉट सैटेलाइट ऑफ द एजेंट ऑफ द सेंटर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें क्लियर की थी। भाई स्टेट जो है उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उनकी इंडिपेंडेंट पावर है, ये कोई एक सैटेलाइट स्टेट नहीं है,
जो सेंटर के अराउंड घूमते हैं, नहीं, उनकी अपनी पावर है, अपने डोमेन है। और साथ ही साथ में क्या है, कोई भी ओवर राइडन हो गया और द इन्वेडेड बाय द सेंटर हो गया इज़ नॉट डिस्ट्रक्टिबल और द एसेंशियल फेडरल फीचर्स। मतलब कोई भी ऐसी फैक्ट्स या कोई भी ऐसे लॉज जो सेंटर के द्वारा पास किए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं इन फेडरल फीचर्स को साइड करता है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होगी चीज़ें, अनकॉन्स्टिट्यूशन होगी, अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगी। और इसको इंश्योर कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। बात करें इंडिया की, बात करें तो फेडरलिज्म इन इंडिया रिप्रेजेंट अ कॉम्प्रीहेंशंस हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बिटवीन द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर भी हम जानते हैं बहुत से ऐसे डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वाज़ी फेडरल है, सेंटर स्टेट दोनों के पास क्या देखने को मिलती है, पावर शेयरिंग देखने को मिलती है, कोऑपरेशन भी देखने को मिलता है। फिर भी हम जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या हैं, अभी भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लेकुनास देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं सेंटर स्टेट के बीच में। जैसे कि क्या है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं हमको स्टेट्स के बीच में। जैसे कि हम जानते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है बेलगांव को लेके, है ना। इसके अलावा हम जानते हैं फिर भी और भी कुछ एग्जांपल की बात करें जो फेडरलिज्म होने के बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट्स के एग्जांपल है, जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ओवर द रिवर वाटर को लेके, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, नॉर्थ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रिवर डिस्प्यूट हैं। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें, कावेरी तो है ही बेस्ट एग्जांपल है कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में। और भी कुछ डिस्प्यूट है जैसे कि इमरजेंस ऑफ द नेशनल और रीजनल पार्टी एंड दे आर कमिंग हो गया टू द पावर हो गया, स्टेट लाइक द आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और फेडरलिज्म होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो क्या करती है, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट टू फुलफिल द रीजनल एस्पिरेशंस, फॉर द एग्जांपल मिज़ोरम हो गया, झारखंड हो गया, ये सब क्या है, कुछ न्यू स्टेट क्रिएशन है जो कि कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। डिमांड ऑफ द स्टेट फॉर द मोर फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द सेंटर हो गया टू मीट देयर डेवलपमेंटल नीड्स, ये भी एक चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं वर्किंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है एसर्शंस ऑफ द अथॉरिटी या ऑटोनॉमी बाय द स्टेट एंड देयर रेजिस्टेंस हो गया टू द इन्फरेंस हो गया फ्रॉम द सेंटर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, इम्पोजिशन ऑफ द सेवरल प्रोसीजर लिमिटेशंस ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 अननेसेसरी हो गया, जो कि जिसको क्या बात करता है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है अननेसेसरी इसका यूज़ ना करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बहुत से जजमेंट्स के थ्रू दिए हुई चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या बताती है कि भाई किस तरीके से हमारा फेडरल सिस्टम है ना क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। बहुत से ऐसे डिस्प्यूट भी है, बहुत सारे ऐसे कोऑपरेशन टेंडेंसीज भी, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भाई प्रेसिडेंट रूल का प्रॉपर यूज़ नहीं करना है। क्या है प्रेसिडेंट रूल, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, हम आने वाले लेक्चरों में देखेंगे जब हम इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ेंगे। क्लियर। तो ये कुछ हमें क्या देखने को मिलते हैं, मोर और लेस क्रिटिकल इवेल्यूशन देखने को मिलते हैं, क्रिटिक्स देखने को मिलते हैं जो कि फेडरल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं इन केस ऑफ इंडिया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो ये चैप्टर हमने क्या किया, इसी के साथ समाप्त किया, जिसका हमें टाइटल देखने को मिलता है फेडरल सिस्टम। चैप्टर 14 है आपका, और हमने क्या किया, एक ओवरव्यू भी डिटेल में लिया इसमें। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर आई हुई होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई है, कुछ सीखने को मिली है न्यू चीज़ें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम क्या करें, मुझे भी मोटिवेशंस मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक, एस्पिरेंट्स तक क्या करें, रीच कर सकें। ऑलराइट। तो चलिए हम एंड करेंगे तब तक इसी लेक्चर को, तो तब तक के लिए जय हिंद।